वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों चलिए आज का हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट किया जाता है। उसके अंतर्गत दोस्तों पहला पॉइंट है कि मधुमक्खी जो दोस्तों मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो मधुमक्खी हमको काट लेती है उसका जो है इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, यानी कि जो खाया जाता है उस सोडे का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखते हैं क्या है। उसके अंदर दोस्तों यदि बात की जाए मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए पहले तो बेकिंग सोडे के घोल का उपयोग किया जाता है। ओके ठीक है, हो गया। उसके बाद है एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एपीकल्चर जो है वह मधुमक्खी के पालन का जिसमें अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है खाने का सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इसके खाने के सोडे का यदि रासायनिक नाम की बात की जाए तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का सोडे का अणुसूत्र की बात की जाए तो क्या होता है दोस्तों? होता है NaHCO3 है। दोस्तों इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के पैटर्न अब चेंज हो गए हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ रहे हैं तो आपको अणुसूत्र भी याद होना चाहिए। इसका उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग दोस्तों अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक नाम। धोने वाला जिससे वॉशेबल जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों याद रखिएगा, डिफरेंस रखिएगा। जो खाने वाला बेकिंग सोडा है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो धोवन सोडा होता है उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 और जल के 10 अणुओं से मिलकर बनता है। तो दोस्तों एक ट्रिक याद रखिएगा, जैसे हम कपड़े अगर वॉश करते हैं तो उसमें हमें किसकी जरूरत होती है? जल की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। तो 10H2 जिसमें लगा हो तो आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि जल होता है, जल का सूत्र होता है H2O। तो इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा धोवन सोडा से, और NaHCO3 को किससे कनेक्ट कर लीजिए? खाने वाले सोडे से। दोस्तों इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है कि सिरके में जो सिरका होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और जो नींबू होता है दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों एक पॉइंट से मैंने आपको लगभग 7-8 पॉइंट क्लियर कर दिए। पढ़ने का तो तरीका यही है, अब जिस तरह के एग्जाम का पैटर्न हो गया है उस हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि 1939 में दोस्तों जो सन है इसको याद रखिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो पार्टी चलाई गई है उसका नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है प्यारे साथियों, कौन सी है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। अब चलते हैं इसके अंतर्गत नेक्स्ट, हम अगर यदि पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात की जाए इसके अंतर्गत अगर हम पॉइंट पर डिस्कशन करें तो चलिए देख लेते हैं क्या है। दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू गई पार्टी का नाम क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की जाए तो 1939 में हुई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ? हरिपुर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का हुआ था। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के क्या बने? ये अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के कार्यकारिणी परिषद में मतभेद होने पर नेताजी ने क्या किया? त्यागपत्र देकर अलग से अपनी फॉरवर्ड पार्टी की, ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1934 में हुई। याद रखिएगा डेट, यह डेट जो है इंपॉर्टेंट है भाई। आप जब भी कुछ भी तैयारी करें तो डेट से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व भी होते हैं, इसीलिए डेट्स को, सन को याद करने की कोशिश किया कीजिए। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। आगे का है
आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के प्रयास में किया गया। इसकी प्रथम डिवीजन की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, सेकंड दो आपको एक क्वेश्चन से मैंने 7-8 जो है लाइन क्लियर करवाई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। दोस्तों चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, यदि हम मून पर हैं तो वह उस भार का पृथ्वी के वस्तु के भार का होता है। तो दोस्तों कितना होता है? 1/6 होता है। चलिए मैं आपका पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों देखिए क्या हुआ, यदि आप अर्थ पर हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका जो वजन है एक नॉर्मल व्यक्ति का 60 kg तो होना ही चाहिए, ठीक है, आपका 60 kg है। अब वो कह रहे हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। यानी कि आप 1/6 का इंटू ही तो करोगे इसमें, ठीक है दोस्तों, यानी कि 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा? 10 kg बचा। यानी कि दोस्तों यदि आपका भार पृथ्वी पर 60 kg है, ठीक है, याद रखिएगा, यदि आपका भार पृथ्वी पर कितना है? 60 kg है, तो आप चंद्रमा पर जब जाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही मेरे का पॉइंट था, इसी को आपको क्लियर कराना था। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो क्या है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होगा? 1/6 होता है, ठीक है। चंद्रमा के जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। दोस्तों दोनों चीजें सेम है। जैसे आपका यदि यहाँ पर कितना है? 60 है तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर क्या होती है? भारहीनता नहीं है। दोस्तों चंद्रमा वैसे क्या है? एक उपग्रह है, लेकिन यहाँ पे क्या है? भारहीनता नहीं है। कुछ भार का हमें अनुभव हुआ ना, यदि हम पृथ्वी पर हैं तो 60 का अनुभव हो रहा, तो क्या है, आप चंद्रमा पर जाओगे तो 10 का अनुभव हो रहा, भार तो है ना, भारहीनता तो नहीं पाई गई। आगे कहता है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है, जबकि जो हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं उसमें क्या होती है? प्रत्येक वस्तु कैसा अनुभव करती है? भारहीनता की अवस्था का अनुभव करती है। तो दोस्तों डिफरेंस देख लीजिए, चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है, इसीलिए यहाँ क्या है? भारहीनता नहीं है, लेकिन जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनमें भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होने के कारण, दोस्तों जो मून है, मून का क्या है? मास अधिक होने के कारण चंद्रमा स्वयं अपने तल पर स्थित व्यक्ति पर क्या करता है? एक आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण उसे कुछ भार का अनुभव होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान में अंतर स्थान में परिवर्तन के साथ नहीं आता, किसके साथ आता है? केवल इसके भार में आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1931 में, ठीक है, डेट ईयर कौन सा है? 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या है? दोस्तों 1931 की बात हो रही है तो आपको वायसराय के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों इस समय जो वायसराय था वह कौन था? लॉर्ड इरविन था, इसीलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब इसके अंतर्गत हम पॉइंट की अगर चर्चा करें तो वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या है? लॉर्ड इरविन है। नेक्स्ट है, दिल्ली को राजधानी तोमरों द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, जो तोमर थे उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाहजहां 1638 में दिल्ली को राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कहाँ हुई? कलकत्ता के स्थान पर किया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, 1912 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया, 1912 में बनाया गया। और 1931 में दिल्ली के स्थान पर क्या कर दिया गया? नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। आगे है, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। उस लवण का उद्घाटन निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा है जिसका क्या होता है? जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। यदि अणु सूत्र की बात करें तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अंतर्गत उस लवण का उदाहरण सोडियम अमोनियम क्लोराइड है जिसकी जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। सोडियम क्लोराइड को
साधारण लवण भी कहते हैं दोस्तों। NaCl जिसे कहा जाता है। अमोनियम नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। अमोनियम लवणों के उत्पादन में यूरिया के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। यूरिया के उत्पादन में अमोनियम का जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों। यूरिया के सूत्र की बात की जाए तो दोस्तों NH2CO NH2CH3 इसका सूत्र होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। सोडियम पैरा ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पर जो है मेरा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।